सुनते हैं। इसी प्रकार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की पहल के तहत शराब की दुकानों को छोड़कर सभी दुकानों एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों को 24/7 खोलने की अनुमति प्रदान की गई है। साथ ही 21 वर्षों में पंजीकरण के अनिवार्य नवीनीकरण की व्यवस्था को भी समाप्त कर दिया गया है। इस कदम से व्यापारियों को अनावश्यक प्रशासनिक प्रक्रियाओं से राहत मिलेगी। इसी के साथ दिल्ली दुकानों एवं प्रतिष्ठान अधिनियम में अन्य संशोधन के लिए भी एक विधेयक लाया जा रहा है। अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र, भू उपयोग परिवर्तन, फैक्ट्री और व्यापार लाइसेंस आदि को प्राप्त करना आसान कर दिया गया है। मौजूदा श्रम कानूनों को समाहित कर उन्हें 4 व्यापक लेबर कोड्स में एकत्रित करते हुए सरकार ने केंद्र सरकार के साथ संपूर्ण समन्वय में आगे बढ़ने का महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इन श्रम संहिताओं के माध्यम से न केवल कानूनों की जटिलता को कम किया गया है, बल्कि श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा, बेहतर तथा कार्य परिस्थितियां और समयबद्ध न्याय उपलब्ध कराने की दिशा में भी ठोस प्रयास किए गए हैं। बहुत ही कम समय में इन सुधारों को लागू करने के लिए मैं मुख्यमंत्री महोदय के नेतृत्व वाली सरकार का साधुवाद करता हूँ। यह सुनिश्चित करने के लिए विकास का लाभ दिल्ली के प्रत्येक क्षेत्र तक पहुँचे, सरकार ने जिला परियोजना निधि योजना की शुरुआत की है। 1400 करोड़ रुपए की राशि के साथ मुख्यमंत्री विकास निधि को पूंजीगत एवं आधारभूत संरचना संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है। माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र को प्राथमिकता देते हुए अपने कुल व्यय का 13% आवंटित किया है, जो अन्य राज्यों द्वारा स्वास्थ्य पर किए जाने वाले औसत व्यय की तुलना में उल्लेखनीय रूप से अधिक है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए 17 अस्पतालों में विभिन्न निर्माण कार्य किए जा रहे हैं। इसी क्रम में सितंबर 2025 में 5 अस्पताल ब्लॉकों का उद्घाटन किया गया है। फरवरी 2025 में नई सरकार के गठन के पश्चात स्वास्थ्य क्षेत्र में लिया गया पहला बड़ा निर्णय आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लागू करना था। अब तक 6,72,551 आयुष्मान कार्ड जारी किए जा चुके हैं। इसमें 70 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए 2,62,383 वय वंदना योजना कार्ड शामिल हैं। योजना के अंतर्गत दिल्ली के 188 अस्पताल, इसमें 137 निजी एवं 51 सरकारी इम्पैनल किए गए हैं। इसके तहत अब तक 19,287 मरीज। एकीकृत स्वास्थ्य सेवा के विस्तार की दिशा में दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय आयुष मिशन को लागू करने तथा दिल्ली राज्य आयुष सोसाइटी के गठन को स्वीकृति प्रदान की है। इससे आयुष चिकित्सा पद्धति का समग्र विकास सुनिश्चित किया जा सकेगा। आपातकालीन सेवाओं को और सुदृढ़ करते हुए 53 नई एम्बुलेंस जोड़ी गई हैं, जिससे एम्बुलेंस की कुल संख्या अब 330 हो गई है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम तथा पीपीपी डायलिसिस परियोजना के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को निःशुल्क तथा सामान्य नागरिकों को किफायती हीमोडायलिसिस सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। वर्तमान में 16 डायलिसिस केंद्रों में 300 मशीनें कार्यरत हैं, जिसमें मेरी सरकार ने बहुत ही कम समय में 150 मशीनें लगवाई हैं। पिछले कुछ महीनों में 926 नर्सिंग अधिकारी, 141 पैरामेडिकल कर्मी तथा 127 नॉन टीचिंग विशेषज्ञों की नियुक्ति की गई है, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं में रोगी सेवा और अधिक सशक्त हुई है। मेरी सरकार ने नर्सिंग इंटर्न के स्टाइपेंड को 500 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 13,150 रुपये प्रति माह कर दिया है। सरकार का ये कदम प्रशंसनीय है। इसके साथ ही मानसिक स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देते हुए द्वारका में दिल्ली का पहला ब्रेन हेल्थ क्लिनिक भी प्रारंभ किया गया है। माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार का दृढ़ विश्वास है
कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रत्येक बच्चे का मौलिक अधिकार है, न कि विशेषाधिकार। इसी सोच के साथ वर्ष 2025-26 में शिक्षा के क्षेत्र में कुल बजट का 19% आवंटन किया गया है। यह आवंटन दर्शाता है कि सरकार शिक्षा को भविष्य में सकारात्मक निवेश के रूप में देखती है। निजी विद्यालयों द्वारा मनमानी शुल्क वृद्धि की समस्या से निपटने के लिए दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम 2025 पारित किया गया है। यह कानून शिक्षा को व्यवसाय बनने से रोकने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। जनता के राष्ट्रपति डॉक्टर APJ कलाम की स्मृति और विरासत को सम्मान देने के उद्देश्य से दिल्ली के सरकारी विद्यालयों में 100 डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भाषा प्रयोगशालाओं की स्थापना की जा रही है। इन प्रयोगशालाओं में अत्याधुनिक तकनीक और AI का उपयोग कर अंग्रेजी, हिंदी, अन्य भारतीय भाषाएं एवं फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश जैसी विदेशी भाषाओं का शिक्षण भी कराया जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत PM श्री विद्यालयों की अवधारणा से प्रेरित होकर दिल्ली में 75 CM श्री विद्यालयों की शुरुआत की गई है। इन विद्यालयों में प्रत्येक कक्षा में स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर लैब, आधुनिक प्रयोगशालाएं, पुस्तकालय आदि की सुविधाएं होंगी। कक्षा 9वीं से 12वीं तक के लिए सभी सरकारी विद्यालयों में स्मार्ट कक्षाओं की स्थापना की जा रही है। आज के डिजिटल युग में तकनीक तक पहुंच कोई विलासिता नहीं बल्कि एक आवश्यकता है। मुख्यमंत्री डिजिटल शिक्षा योजना के अंतर्गत कक्षा 10वीं से 11वीं में प्रवेश लेने वाले 1200 मेधावी विद्यार्थियों को निःशुल्क लैपटॉप प्रदान किए जाने की योजना पर कार्य जारी है। CBSE द्वारा निर्धारित आधुनिक शिक्षा मानकों को पूरा करने के लिए सरकारी विद्यालयों में 175 IT लैब्स की स्थापना की जा रही है, जिसमें प्रत्येक प्रयोगशाला में 40 कंप्यूटर उपलब्ध होंगे। मेरी सरकार ने खिलाड़ियों के लिए खेल प्रोत्साहन राशि को दुगना से ज़्यादा बढ़ाकर सराहनीय कार्य किया है। इसके अंतर्गत ओलंपिक तथा पैरा ओलंपिक में खेलों में स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक विजेताओं को क्रमशः 7 करोड़, 5 करोड़ और 3 करोड़ रुपए की राशि देने का निर्णय लिया गया है, जो पूरे देश में सर्वाधिक है। इसके अतिरिक्त एशियाई, कॉमनवेल्थ व अन्य अंतर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय खेलों में भी खेल प्रोत्साहित राशि को 1.5 से 3 गुना तक बढ़ाया गया है। खेलों और खिलाड़ियों के लिए सरकार के समर्पण को मैं साधुवाद देता हूँ। माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार ने वर्ष 2025-26 के बजट में कैपिटल एक्सपेंडिचर को 2 गुना करते हुए लगभग 28,000 करोड़ रुपए किया है। इसका उद्देश्य केवल ढांचागत निर्माण करना नहीं बल्कि दिल्ली को भविष्य के लिए एक ऐसी राजधानी के रूप में तैयार करना है जो गति, सुविधा और स्थिरता का संतुलन प्रस्तुत करे। इलेक्ट्रॉनिक वाहन पहल के अंतर्गत भारत सरकार के सहयोग से लगभग 3,535 इलेक्ट्रिक बसें शामिल हैं, जिनमें लगभग 1150 देवी बसें लास्ट माइल कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए चलाई जा रही हैं। इसके साथ ही 36,000 इलेक्ट्रिक चार्जिंग पॉइंट्स की स्थापना की योजना पर भी कार्य जारी है। सरकार बसों और मेट्रो के बीच सहज यात्रा सुनिश्चित करने के लिए NCMC लागू करने की योजना पर कार्य कर रही है, जो दोनों परिवहन साधनों में मान्य होगा। दिल्ली की महिलाओं को यह सुविधा निःशुल्क पिंक कार्ड के रूप में प्रदान की जाएगी। सरकार ने सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के लिए मेट्रो फेज 4 के लिए लगभग 3,300 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। साथ ही माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली मेरठ नमो भारत रेल सेवा शुरू कर दी गई है, जिसके लिए सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति कृतज्ञ है। मेरी सरकार ने थोड़े ही समय के कार्यकाल में 150 किलोमीटर सड़कों का नवीनीकरण किया है एवं 400 किलोमीटर सड़कों 26 तक पूरा कर लिया जाएगा। इसके वर्ष 2026 में
नियोजित है। मेरी सरकार संकल्पकृत है कि बची हुई 300 किलोमीटर सड़कें भी वित्त वर्ष 2026-27 के अंत तक पूरी तरह से नवीनीकृत कर ली जाएगी। कई वर्षों के बाद सरकार को सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय से 803 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता प्राप्त हुई है। इसके साथ ही राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के माध्यम से दिल्ली की 3 प्रमुख सड़कों एमजी रोड, मथुरा रोड और रोहतक रोड के विकास की योजना पर कार्य चल रहा है। मेरी सरकार द्वारका एक्सप्रेसवे के दिल्ली सेक्शन तथा अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 के निर्माण के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करती है। 11,000 करोड़ रुपए की लागत से बनी ये परिवर्तनकारी परियोजनाएं दिल्ली में यातायात जाम को कम करेंगी, यात्रा समय घटाएंगी और दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में संपर्क व्यवस्था को सुदृढ़ करेंगी। काफ़ी समय से लंबित नंद नगरी फ्लाईओवर का कार्य भी मेरी सरकार ने काफ़ी कम समय में पूर्ण किया है, जिससे ट्रांस यमुना के क्षेत्र अनेक कॉलोनी का दिल्ली और एनसीआर से बेहतर संपर्क संभव हो सकेगा। बारापुला फ्लाईओवर को पूर्ण करने का कार्य जो वर्षों से लंबित था, दोबारा शुरू किया गया है एवं अब सभी आवश्यक अनुमतियां प्राप्त करने के बाद मई 2026 तक पूरा करने की योजना है। इसी प्रकार मोदी मिल और सावित्री सिनेमा पर नए फ्लाईओवरों का निर्माण भी स्वीकृत किया गया है। जलभराव दिल्ली की एक दीर्घकालिक समस्या रही है। विशेषकर मानसून के दौरान इस दिशा में सरकार ने सक्रिय और प्रभावी कदम उठाए हैं। युद्ध स्तर पर नालों की गाद निकासी की गई है और अब तक लगभग 22 लाख मीट्रिक टन गाद हटाई गई है। सीवर लाइनों की नियमित सफाई की जा रही है तथा संवेदनशील क्षेत्रों में जलभराव की समस्या को रोकने के लिए रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम, स्मार्ट ड्रेनेज सिस्टम विकसित किया जा रहा है। लगभग 5 वर्षों के बाद पूरे दिल्ली के लिए एक नया ड्रेनेज मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है, जिसे आने वाले वर्षों में 56,000 करोड़ रुपए की लागत से लागू किया जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा पारित तीनों आपराधिक कानूनों को दिल्ली में भी सुचारू रूप से लागू किया गया है। न्यायालयों की इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारने तथा फैमिली कोर्ट, आवासीय भवन, अधिवक्ता कक्ष और नए न्यायालय परिसरों जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए परियोजनाएं प्रारंभ की गई हैं। नरेला में उच्च सुरक्षा जेल परिसर के निर्माण को भी स्वीकृति प्रदान की जा रही है। ई-फॉरेंसिक सिस्टम लागू कर दिया गया है, जो सरकार की न्याय के प्रति प्राथमिकता को दर्शाता है। झुग्गी वासियों को सतत और समग्र विकास के लिए मेरी सरकार संकल्प है। पिछली सरकार के समय के बने जर्जर हो चुके ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स के नवीनीकरण का कार्य सरकार द्वारा गरीब परिवारों को घर दिए जा रहे हैं। इसके साथ ही इन कॉलोनियों में बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए लगभग 700 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। इन कॉलोनियों में आयुष्मान आरोग्य मंदिर और अटल कैंटीन की सुविधा भी दी जा रही है। सामाजिक कल्याण के प्रति अपनी दृढ़ प्रतिबद्धता के तहत मेरी सरकार ने अटल कैंटीन योजना प्रारंभ की है, जिसके अंतर्गत मात्र 5 रुपए में पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती के अवसर पर संकल्पित 100 में से 45 अटल कैंटीन का शुभारंभ किया गया है तथा शेष कैंटीनें भी शीघ्र ही प्रारंभ की जाएंगी। गरीब परिवारों की सुविधाओं के सम्मान के लिए माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली सरकार के इस कदम का मैं स्वागत करता हूँ। माननीय सदस्यगण, वर्षों की उपेक्षा और प्रदूषण के कारण यमुना नदी की स्थिति दयनीय रही है। मेरी सरकार ने आते ही यमुना की स्वच्छता और को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। यमुना रिजुविनेशन हेतु
कई स्तर पर एक साथ कार्य किए जा रहे हैं। नए STP लगाए जा रहे हैं और वर्तमान में STPs के अपग्रेडेशन का कार्य प्राथमिकता के साथ किया जा रहा है। इन सभी पहलों का प्रभाव आने वाले समय में दिखाई देगा। ऐसे सारे नाले जो यमुना को प्रदूषित करते हैं, उन्हें टैप करके ट्रीट करने के लिए डिसेंट्रलाइज्ड STPs लगाने की योजना पर सरकार कार्यरत है। दिल्ली जल बोर्ड को जलापूर्ति व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 9,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। जलापूर्ति को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स की क्षमता बढ़ाई जा रही है। सरकार अपशिष्ट जल के रिसाइकलिंग को भी प्रोत्साहित कर रही है और नजफगढ़ नाले तथा यमुना के बाढ़ क्षेत्र जैसे जल स्रोतों के पुनर्जीवन के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। डेरों की सिल्ट सफाई और इसके में गिरने वाले गोबर की रोकथाम के लिए बायोगैस प्लांट लगाने का भी कार्य प्रारंभ किए गए हैं। नवंबर 2025 में सरकार ने एक महत्वपूर्ण और जनहितकारी निर्णय लेते हुए उन प्रतिबंधों को समाप्त कर दिया जिनके कारण दिल्ली नगर निगम द्वारा अनाधिकृत निर्माण के लिए बुक की गई संपत्तियों को बिजली कनेक्शन नहीं दिया जा रहा था। इस निर्णय के बाद अब बिजली वितरण कंपनियां केवल इस आधार पर बिजली कनेक्शन देने से इनकार नहीं कर सकती या आपूर्ति बाधित नहीं कर सकती कि कोई संपत्ति नगर निगम की बुक की हुई सूची में शामिल है। इस नीति परिवर्तन से दिल्ली के 1,25,000 से अधिक परिवारों को लाभ हुआ है। ऐसे घर पहले इन प्रतिबंधों के कारण बिजली सुविधा से वंचित थे और अब वैध रूप से बिजली कनेक्शन प्राप्त कर सकते हैं। माननीय सदस्यगण, दिल्ली में वर्षों से लंबित PM स्वामित्व योजना को लागू करने के लिए दिल्ली आबादी देह सर्वेक्षण एवं अभिलेखन संचालन नियम 2025 अधिसूचित किया गया है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में लाल डोरा आबादी को पहली बार संपत्ति के वैधानिक अधिकार प्राप्त होंगे। मैं इस ऐतिहासिक कार्य के लिए मेरी सरकार को बहुत बहुत बधाई देता हूं। प्रशासन को अधिक प्रभावी बनाने और नागरिक सेवाओं तक जनता की आसान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली सरकार ने सुशासन दिवस 2025-2000 से अपने 11 राज्य जिलों का पुनर्गठन कर 13 नए जिले बनाए हैं, ताकि MCD जोन, NDMC और दिल्ली कैंट के साथ सीमाएं समन्वित हो। जनहित के किए गए इस प्रशासनिक सुधार के लिए सरकार प्रशंसा की पात्र है। इसके साथ ही सभी 13 जिलों में मिनी सचिवालयों की स्थापना को मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृति दे दी गई है। ये बहुविभागीय केंद्र एक ही भवन में सभी सेवाएं उपलब्ध कराएंगे और नागरिकों के लिए एक कल संपर्क बिंदु के रूप में कार्य करेंगे। एक महत्वपूर्ण पहल के अंतर्गत साप्ताहिक जन सुनवाई के माध्यम से मुख्यमंत्री, जिलाधिकारी और उप जिलाधिकारी सीधे नागरिकों की समस्याएं सुनकर उनके तुरंत समाधान के लिए आवश्यक निर्देश दे रहे हैं। जनता की शिकायतों के समयबद्ध निवारण, प्रभावी सेवा वितरण, सूचनाओं के व्यापक प्रसार तथा नागरिकों के सुझावों और विचारों को प्राप्त करने के उद्देश्य से दिल्ली मित्र ऐप की परिकल्पना की गई है। जन शिकायत निवारण प्रबंधन के लिए वेब पोर्टल डेवलपमेंट का कार्य जारी है। इसके साथ ही विकसित दिल्ली इंटर्नशिप कार्यक्रम के अंतर्गत 85 युवाओं को जोड़ा गया है। पर्यटन के क्षेत्र को सुदृढ़ करने और विरासत संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सरकार ने पर्यटन एवं विरासत फेलोशिप कार्यक्रम को भी स्वीकृति प्रदान की है। आंगनबाड़ी केंद्रों को सरकारी भवनों में सह स्थापित तथा सरकारी विद्यालयों के साथ मैप भी किया गया है।
502 आंगनबाड़ी सह शिशु गृह पालना भी शुरू किए जा रहे हैं। महिलाओं की कार्यबल में भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार ने प्रतिबंधों को हटाते हुए उन्हें दिल्ली में नाइट शिफ्ट में कार्य करने की अनुमति देने का निर्णय लिया है। समाज के वंचित वर्गों के कल्याण हेतु पश्चिम बिहार में सावित्रीबाई फूले वरिष्ठ नागरिक गृह, तीमारपुर में अटल दृष्टि गृह तथा नरेला में अटल आशा गृह की स्थापना कर इन्हें आम जन के लिए खोल दिया गया है। इसके अतिरिक्त ग्रैब के दौरान दिल्ली एनसीआर में निर्माण गतिविधियों पर लगाए गए प्रतिबंध के मद्देनजर निर्माण श्रमिकों के हित की रक्षा करते हुए भवन एवं निर्माण श्रमिकों को आर्थिक सहायता प्रदान की गई है। इस क्रम में प्रत्येक योग्य श्रमिक को 10,000 रुपये की अनुग्रह राशि वितरित की गई है, जिससे कठिन समय में उनकी आजीविका को सहारा मिल सके। दिल्ली ग्रामीण विकास बोर्ड को सरकार ने पुनर्जीवित किया, जिसके तहत लगभग 1715 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाली 776 विकास परियोजनाओं पर कार्य जारी है। व्यापक देखभाल की आवश्यकता वाले दिव्यांगजनों को अन्य पेंशनों के अतिरिक्त प्रतिमाह 6,000 रुपये की सहायता की मंजूरी दी गई है, जिससे देखभालकर्ताओं की व्यवस्था, उपचार और सहायक उपकरणों की लागत को पूरा करने में मदद मिलेगी। 1985 के सिख विरोधी दंगों के पीड़ितों के आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर सरकारी नौकरी हेतु सरकार ने एक नई नीति मंजूरी दी है और अब तक 56 लाभार्थियों को नौकरियां प्रदान कर दी गई हैं। इसके अतिरिक्त दिल्ली में रह रहे जम्मू कश्मीर प्रवासियों को एक मुश्त राहत प्रदान करते हुए आय की शर्त को समाप्त कर दिया गया है। देश की राजधानी होने के नाते तथा एकता और सांस्कृतिक विविधता का उदाहरण प्रस्तुत करने के उद्देश्य से सरकार ने भारत के सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के स्थापना दिवस मनाना प्रारंभ किया है। इसके अतिरिक्त पर्यटन विभाग द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, आम महोत्सव और तीज महोत्सव जैसे महत्वपूर्ण दिवसों और उत्सवों का आयोजन किया जा रहा है। इन कार्यक्रमों में आम जनता की सहभागिता अत्यंत उत्साहजनक और सराहनीय रही है। पहली बार कांवड़ समितियों को सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से सीधे डीबीटी के द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। परिणाम स्वरूप इस वर्ष आयोजित कांवड़ यात्रा अत्यंत सफल रही। सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं के संरक्षण एवं प्रोत्साहन के उद्देश्य से तथा आयोजन समितियों पर पड़ने वाले आर्थिक बोझ को कम करने के लिए सरकार ने रामलीला और दुर्गा पूजा समितियों को 1200 यूनिट तक निःशुल्क बिजली उपलब्ध कराई है। यमुना के घाटों पर इस वर्ष बेहतरीन तरीके से छठ महापर्व एवं दीपोत्सव आयोजन किया गया है, जिसमें लाखों लोगों ने भाग लिया। इसी तरह गुरु तेग बहादुर जी का 350वां बलिदान दिवस और वीर गाथा दिवस भी मनाया गया। मेरी सरकार का यह दृढ़ विश्वास है कि सभी सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं का सम्मान करते हुए नागरिकों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करना ही समावेशी और संवेदनशील शासन की पहचान है। माननीय सदस्यगण, वायु प्रदूषण आज हमारे शहर के सामने सबसे गंभीर चुनौतियों में से एक है। स्वच्छ वायु कोई विशेषाधिकार नहीं बल्कि प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है। प्रदूषण नियंत्रण पर मेरी सरकार पूर्णतः प्रतिबद्ध है। पूर्व वर्षों की तरह
केवल मौसमी उपायों तक सीमित रहने के बजाय सरकार ने जून 2025 में ही एक व्यापक वर्ष भर लागू होने वाली और समयबद्ध वायु प्रदूषण नवीनीकरण योजना प्रारंभ की है। यह योजना रोकथाम, आधुनिक तकनीक के उपयोग, कड़े परिवर्तन तथा जन भागीदारी पर केंद्रित है, जिसमें सभी विभागों, स्थानीय निकायों और एनसीआर की एजेंसियों के समन्वित प्रयास शामिल हैं। वायु गुणवत्ता की निगरानी को सुदृढ़ करने हेतु 6 नए एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन स्थापित किए जा रहे हैं। इससे रियल टाइम डेटा की उपलब्धता, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित होगी। प्रभावी उपायों को अपनाकर विकास विभाग ने 2025 की सर्दियों में दिल्ली में पराली जलाने की घटनाओं को शून्य कर दिया है। इसके अलावा हर वर्ष लगभग 2.5 लाख वाणिज्यिक वाहनों की तकनीकी आधारित फिटनेस जांच के लिए नंद नगरी बुराड़ी और तेखंड में 3 ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन स्थापित करने का कार्य त्वरित गति से किया जा रहा है। हाल के सप्ताहों में प्रदूषण स्तर बढ़ने पर सरकार ने तुरंत जमीनी स्तर पर कदम उठाए। 1800 से अधिक दिन रात कार्यरत निरीक्षण टीमें तैनात की गईं। एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत हरित आवरण का विस्तार किया जा रहा है। केवल 10 महीनों में ही 1450 इलेक्ट्रिक बसों को शामिल कर नॉन पोल्यूटिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट को सशक्त किया जा रहा है। कई रूट्स पर इंटरस्टेट ईवी बसों की भी शुरुआत की गई है। धूल नियंत्रण के लिए डबल शिफ्ट में मैकेनिकल रोड स्वीपर्स, जल छिड़काव और एंटी स्मॉग गन का व्यापक उपयोग किया जा रहा है। सैनिटेशन व्यवस्था सरल करने एवं प्रदूषण नियंत्रण के मकसद से एमसीडी को 10 वर्षों के लिए 70 MRSM और 1000 लिटर पिकअप मशीन्स के लिए 2300 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करने का सराहनीय निर्णय लिया है। शीत ऋतु में खुले में आग जलाने की घटनाओं को रोकने हेतु RWAs को 3000 इलेक्ट्रिक हीटर निःशुल्क वितरित किए गए हैं और शहर में 24/7 निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की गई है। मेरी सरकार ने दिल्ली नगर निगम को इस वर्ष 500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त अनुदान दिया है तथा आगे प्रतिवर्ष 300 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जाएगा, जो कि कूड़ा निस्तारण और पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों में तेजी लाएगा। दिल्ली सरकार PPP मॉडल के तहत होलमनी कला में दिल्ली का पहला एकीकृत ई-वेस्ट इको पार्क स्थापित करने की दिशा में कार्य कर रही है। इस पहल के फलस्वरूप प्रतिवर्ष 51,000 टन से अधिक ई कचरे का वैज्ञानिक तरीके से ट्रीटमेंट किया जाएगा। सरकार बायो माइनिंग और वेस्ट टू एनर्जी तकनीकों से गाजीपुर, भलसवा और ओखला लैंडफिल को साफ कर रही है। 2027 तक की समय सीमा के तहत ट्रॉमल मशीनों और PPP मॉडल के तहत कचरे के पहाड़ों पर जमा कूड़ा हटाकर दिल्ली को कचरा मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है। वाहन प्रदूषण नियंत्रण भी सरकार का एक प्रमुख फोकस एरिया है। इलेक्ट्रॉनिक बसों, लास्ट माइल ई मोबिलिटी और तेजी से विस्तार किए जा रहे EV चार्जिंग नेटवर्क के माध्यम से दिल्ली की सार्वजनिक परिवहन प्रणाली निरंतर मजबूत हो रही है। दिसंबर 2026 तक संशोधित EV नीति के तहत बसों के बेड़े में 7,700 से अधिक स्वच्छ ईंधन बसें जोड़ी जाएंगी। यातायात जाम और उससे होने वाले उत्सर्जन को नियंत्रण करने के लिए सरकार ने 600 अतिरिक्त कर्मी लगाए हैं। CND मलबा, जो वर्तमान में लगभग 6,000 टन प्रतिदिन है, के व्यवस्थित निस्तारण के लिए 4 प्रोसेसिंग प्लांट पहले से कार्यरत हैं तथा 1000 TPD क्षमता का एक नया प्लांट दिसंबर 2026 तक लागू कर दिया जाएगा। इसके साथ ही सरकारी परियोजनाओं में
प्रोसेस कचरे के अनिवार्य उपयोग के माध्यम से सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा दिया जा रहा है। सड़क धूल नियंत्रण को विशेष प्राथमिकता दी गई है। सभी श्रेणियों की सड़कों को शामिल करते हुए एक व्यापक सड़क पुनर्विकास एवं ग्रीनिंग योजना तैयार की गई है, जिसे बड़े पैमाने पर यांत्रिक सफाई और जल छिड़काव प्रणालियों के साथ अगले शीतकाल से पहले पूरी तरह लागू कर दिया जाएगा। औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण कार्य को नियमित निरीक्षण तथा वास्तविक समय निगरानी और अवैध इकाइयों पर सख्त कार्रवाई के माध्यम से मजबूत किया गया है। केवल स्वच्छ उद्योग को अनुमति देने के लिए नई औद्योगिक नीति की तैयारी की जा रही है। इन प्रयासों को और मजबूती के लिए कई पहल किए गए हैं। इसमें ऊंची व्यावसायिक इमारतों पर एंटी स्मॉग प्रणालियों का अनिवार्य, प्रदूषण हॉटस्पॉट पर मिस्ट स्प्रे सिस्टम की स्थापना तथा नो पीयूसीसी नो फ्यूल नीति का सख्त पर प्रवर्तन शामिल है। इसके अतिरिक्त सड़कों पर पीडब्ल्यूडी, डीडीए, एनडीएमसी एंड डीएमआरसी द्वारा अब तक 650 से अधिक मिस्ट स्प्रे सिस्टम लगाए गए हैं। स्वच्छ वायु एक साझा जिम्मेदारी है। सरकार के प्रयास तभी सफल हो सकते हैं जब नागरिकों का सक्रिय सहयोग प्राप्त हो। विद्यालयों में आरडब्ल्यूएस और सामुदायिक संगठनों के माध्यम से जन जागरूकता और सहभागिता को निरंतर बढ़ाया जा रहा है। साथ ही दिल्ली को हरित शहर बनाने की प्रतिबद्धता के तहत अधिक पेड़ लगाने का लक्ष्य इस दिशा में आगामी 4 वर्षों में लगभग 35 लाख वृक्ष तथा 63 लाख झाड़ियाँ लगाई जाएंगी। इसके साथ ही स्वदेशी पेड़ जैसे नीम, आम, बरगद, पीपल आदि के वृक्षारोपण का कार्य किया जा रहा है। सोलराइजेशन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने पीएम सूर्य घर योजना के तहत स्टेट सब्सिडी को 2,000 रुपये प्रति किलोवाट से बढ़ाकर 10,000 रुपये प्रति किलोवाट कर दिया है। माननीय सदस्यगण, यद्यपि सरकार ने अनेक उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं, फिर भी कई चुनौतियों पर पार पाना बाकी है। सरकार सभी चुनौतियों का सामना पूर्ण दृढ़ता, प्रतिबद्धता और पारदर्शिता के साथ कर रही है तथा इस विश्वास के साथ आगे बढ़ रही है कि सामूहिक प्रयासों से इन बाधाओं को अवसरों में परिवर्तित किया जा सकता है। मैंने आपके समक्ष अपनी सरकार की प्रमुख विकासोन्मुख नीतियों और जन कल्याणकारी योजनाओं की एक संक्षिप्त रूपरेखा प्रस्तुत की है। मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि सभी माननीय सदस्यगण जनहित और सर्वोपरि रखते हुए सरकार को अपना सहयोग प्रदान करेंगे, जन आकांक्षाओं की पूर्ति में सहभागी बनेंगे तथा इस प्रतिष्ठित सदन की गरिमा को अक्षुण्ण बनाए रखेंगे। जनप्रतिनिधियों का ये संवैधानिक दायित्व है कि वे जिन नागरिकों का प्रतिनिधित्व करते हैं उनकी आकांक्षाओं और अपेक्षाओं को सकारात्मक नेतृत्व और सार्थक दिशा प्रदान करें। सार्वजनिक नीतियों के निर्माण तथा शासन की प्रक्रियाओं को दिशा देने में आपकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऐसा करके आप जनता की आशाओं को ठोस परिणामों में और समावेशी विकास में रूपांतरित कर सकेंगे। मेरी यह आशा और अपेक्षा है कि इस सम्मानित सदन की कार्यवाहियाँ परिपक्वता, विवेक, सहयोग तथा स्वस्थ लोकतांत्रिक विमर्श की भावना के साथ संपन्न होगी। मुझे पूर्ण विश्वास है कि निस्वार्थ सेवा की भावना और जनता के कल्याण के प्रति अटूट प्रतिबद्धता से प्रेरित होकर इस सदन की कार्यवाही दिल्ली के समग्र विकास और प्रगति में सार्थक योगदान देगी।
मैं इन शब्दों के साथ मैं आप सभी को नववर्ष की शुभकामनाएं देता हूं और आप सभी के उत्तम स्वास्थ्य और सुख समृद्धि की कामना करता हूं। जय हिंद।